मैं कई दिन से महसूस कर रहा था कि कोई नादीदा वजूद है जो हर वक्त मेरे आस पास रहता है। ख़ास कर तन्हाई में चलते हुए लगता कि कोई मेरे साथ चल रहा है और अक्सर मेरे पीछे कदमों की चाप सुनाई देती। मुड़कर देखता तो कोई ना होता और घर से बाहर ये एहसास मजीद कभी हो जाता और रात के किसी पहर अचानक मेरी आंख खुल जाती। कमरे से बाहर कदमों की चाल सुनाई देती और जैसे कोई चल फिर रहा हो। दरवाज़ा खोलकर देखता तो कोई मौजूद ना होता और इसके अलावा एक और तब्दीली भी मैंने महसूस की। हर वक्त मेरे इर्द गिर्द गुलाब की महक मौजूद रहती। ऑफिस में, घर में और राह चलते हुए मुसलसल गुलाब की मशहूर कुन खुशबू मेरे आस पास रहा करती। राधा एक पुरअसरार नावल, एक ऐसे खानदान की दास्तान जो शैतानी मखलूक के चुंगल में फंस गया था। मुझे माफ़ कर दो नाइमा, मुझसे बड़ी भूल हुई और मैंने तुम्हारे खावन पर जादू करके उसे अपने कब्जे में कर लिया था। मैं मानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, लेकिन तुम एक शरीफ खानदान से ताल्लुक़ रखती हो और मुझे यकीन है कि तुम मुझे माफ़ कर दोगी। और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। नाइमा जल्दी से पीछे हट गई और राधा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और सबसे ज़्यादा खुशी साइमा को हुई और सपना उठकर दोबारा मेरे पास आ गई। खान साहब, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और आप बहुत इल्म वाले हैं और मैं 2-4 जंतर मंतर सीख कर समझ बैठी थी कि मैं ही सब कुछ हूँ। लेकिन सच कहते हैं कि हर शेर को सवा शेर होता है और बराह कर मुझे माफ़ कर दें। उसका हाथ सूज कर कुपा हो गया था और जिस पर बड़े बड़े छाले बन गए थे और उसके चेहरे की बेचारगी देखकर मेरा दिल पसीज गया और शायद मैं उसे माफ़ कर देता, लेकिन राधा ने मेरे कान में सिरगोशी की। ये उल्टा इस समय केवल अपनी जान बचाने के विचार में है और इसके हृदय में खोट है और ये अपने उस पापी गुरु के इंतजार में है कि वो आकर सबको कष्ट देगा। और तुम्हारे ये मगरमच्छ के आंसू मेरे ऊपर अंदाज नहीं हो सकते और मैं खूब जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या है। तुम उस मनहूस कालिदास के इंतज़ार में हो जो तुम्हारा इंतकाम ले सके और इस बात का तो मुझे ज़रा भी खौफ नहीं, क्योंकि तुम्हारा वो मकरू और लानती उस्ताद मुझे अच्छी तरह जानता है। लेकिन जो कुछ तुमने बेगुनाह लोगों के साथ किया है उसकी सज़ा तुम्हें ज़रूर मिलेगी। मेरे कहने पर उसका चेहरा एक बार फिर सफ़ेद पड़ गया और उसने बेचारगी से मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में बेबसी का एहसास बड़े वाज़ेह था। आप बेफिक्र हो जाए फारूक भाई, मैं इसे अभी पुलिस के हवाले करता हूँ और वह खुद इसे सब कुछ उगलवा लेंगे। अगर ये कातला है तो मैं इसे फांसी की सज़ा दिलवा कर छोड़ूंगा। और शर्जील ने उसे सी होने के इल्ज़ाम में कहा। और गुस्सा तो मुझे बहुत आया, लेकिन आंटी और नाइमा वगैरह के लिहाज माने था और फिर भी मैंने कहा, बच्चों, ये तुम्हारे बस का नहीं और ये सारा किया धरा तुम्हारी नादानी की वजह से हुआ है। और अगर तुम्हारी किसी फाशा से शादी करने का इतना ही शौक़ है तो पूरा कर लो। और मेरी आवाज़ खुद ब खुद बुलंद हो गई थी और शर्जील को तवक्का नहीं थी कि मैं इस लहजे में उससे बात करूंगा और शर्मिंदगी से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। लेकिन कुछ तो मैं उससे बड़ा था और दूसरा वो अपनी आंखों से खेडे चोहरे और फिर अपनी माशूका का हाल देख चुका था और इसलिए कुछ ना बोल सका और खामोशी से साथ झुका लिया। साइमा फ़ख्र से मेरी तरफ देख रही थी और सपना अपनी सज़ा सुनने के इंतज़ार में खौफज़दा खड़ी थी। मोहन, इस कोल्टा को जाने क्या कह दो और उसका मांस खाकर मेरी सखियों को बड़ा स्वाद आएगा। और राधा ने कहा कि मैं समझ गया कि राधा क्या कहना चाहती है और हो सकता है कि मैं उसकी सिफारिश करता, लेकिन जब राधा ने मुझे बताया कि यह कीना परवर औरत हमसे बदला लेने का प्रोग्राम बना रही है तो मैंने भी यही मुनासिब समझा कि उसे उसके अंजाम तक पहुंच जाना चाहिए। कालिदास के आने के बाद ये नाइमा को ज़रूर नुकसान पहुंचाती। ठीक है, तुम जाओ और तुम्हारे बारे में फ़ैसला बाद में किया जाएगा। और मैंने उसे घूरते हुए कहा। मेरा हाथ और वह खौफज़दा नज़रों से अपने बादुनमा हाथों की तरफ देखकर घघियाई। ये तुम्हें याद दिलाता रहेगा कि तुमने कितने लोगों पर जुल्म किया है और उसके अलावा इसके हाथ के साथ तुम किसी को अपने हुस्न का शिकार न बना सकोगी। और मैंने संग दिली से जवाब दिया और वह कुछ न बोली और आहिस्ता कदमों से जाने लगी। अपने उस्ताद से कहना कि अगर उसे तुमसे मोहब्बत है तो दायरे से बाहर आकर तुम्हारा हाथ ठीक कर दे। और मैंने पीछे से आवाज़ लगाई। उसने मुड़कर ज़ख्मी नज़रों से मेरी तरफ देखा और बाहर निकल गई। चलो चले। और मैंने साइमा की तरफ देखकर कहा,
और फारूक भाई बैठे ना, अभी तो मैंने आपकी कोई खातर मदारत भी नहीं की और शर्जील के सारे कस्बा निकल चुके थे और अब वो बिल्कुल फिदवी बना हुआ था। और जब देखा कि उसकी बात का जवाब भी किसी ने नहीं दिया तो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। हम सब बाहर निकल आए और वह किसी हारे हुए जवारी की तरह हमारे पीछे आ रहा था। और जब हम गेट तक पहुंचे तो उसने आहिस्ता से मुझे पुकारा, फारूक भाई, और रात को अगर थोड़ा सा टाइम निकाल सकें मेरे लिए तो बहुत मेहरबानी होगी। और उसने अल्तजा की। अच्छा देखेंगे, और मैंने बेपरवाही से कहा और बाहर निकल आया। और मैं दरअसल उसे अच्छी तरह सबक देना चाहता था कि दोबारा वो ऐसी हरकत ना करे। और जब हम घर पहुंचे तो गोरी, जो कि बिल्कुल भीगी बिल्ली बनी हुई थी, अचानक रोते हुए मेरे सास के कदमों में गिर गई। मुझे माफ़ कर दें बेगम साहबा, मुझे माफ़ कर दें, और अगर दोबारा मुझसे कोई गलती हो तो बेशक मुझे जान से मार दें। और वो बुरी तरह रो रही थी और मैंने राधा की तरफ देखा। इस पापन का इस घर में रहना ठीक ना है, और यदि इसे दूसरा सिरा मिला तो ये कुछ भी कर सकती है। और यूं भी इसके प्रेमी बहुत हैं इस शहर में। और राधा ने मुझे समझाया, दफ़ा हो जाओ यहाँ से, और अगर मैंने तुम्हें इस घर के आस पास भटकते भी देख लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। और मैंने गोरी को बुरी तरह लताड़ दिया और उसने एक नज़र सबको देखा और बाहर निकल गई। सब खामोश बैठे हुए थे और साइमा आज बहुत खुश थी और वो बार बार मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती। मोहन, मैं जा रही हूँ, और यदि किसी कारण मेरी ज़रूरत हो तो मन में मेरा ध्यान कर लेना, मैं आ जाऊँगी। और राधा ने मेरे कान में सरगोशी की, और दिल में तो हर वक्त तुम्हारा ही ख्याल रहता है। और मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, और उसका एहसान कुछ कम ना था, और बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट उसके नाजुक लबों पर आ गई। ये बात है तो मैं रात को आकर तुमसे ढेर सारा प्रेम करूंगी। और वो नज़रों से उज्जल हो गई। नाइमा, तुम अपने कमरे में जाओ। और साइमा ने उससे कहा, अच्छा बाजी, और ये कहकर वो चली गई। फारूक और शर्जील के बारे में क्या ख्याल है? और साइमा ने मेरी राय जानना चाही। जो लोग आप मुनासिब समझे, मैंने मुख्तसर सा जवाब दिया। और बेटा, अगर मुनासिब हो तो उसे माफ़ करके नाइमा को उसके घर भेज दिया जाए, और बेटियां अपने घर में ही अच्छी लगती हैं, मेरी सास कहने लगी। पहले आप नाइमा से पूछ लें कि वो क्या चाहती है, अगर उसका भी ख्याल यही है तो ठीक है। और बात ख़त्म हो गई। और रात का खाना खाकर मैं और साइमा बाहर लान में आ बैठे, और बच्चों को जावेद के हवाले करके मैं मुतमिन था। और यूं भी वो दोनों से बहुत प्यार करता था। और साइमा ने चाय बनाने की जिम्मेदारी नाइमा के सुपुर्द की और उसे कहा कि चाय वो वहीं ले आए। हम दोनों लान में बिछी कुर्सियों पर बैठ गए, और थोड़ी देर के बाद नाइमा चाय ले आई। वो बिल्कुल खामोश थी और मुझे उस पर तरस आया। और कितनी शौक हुआ करती थी, हर वक्त हंसती रहती। और गेट पर बेल हुई। चौकीदार ने बताया कि शर्जील साहब आए हैं। और मैंने देखा कि नाइमा के चेहरे पर एक रंग सा आ गया। और मैंने साइमा की तरफ देखा। उसने अस्बात में सर हिला दिया, इसे अंदर भेज दो। और मैंने चौकीदार से कहा, मैंने कहा था जी कि वो कह रहे हैं फारूक साहब को बुला दो। चौकीदार ने बताया, साइमा तुम जाकर उसे ले आओ। और थोड़ी देर बाद शर्जील सर झुकाए हुए आ गया। अस्सलाम वालेकुम, उसने आते ही सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, आओ शर्जील बैठो। और मैंने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और वह चुपचाप सर झुकाकर बैठ गया, और शर्मिंदगी से उसके चेहरे से अयां थी। शर्जील, गलती तुमने बहुत बड़ी की है, और अगर तुम अपने किए पर नादम हो और नाइमा तुम्हें माफ़ करती है तो हमें कोई एतराज़ नहीं। और उसने एक नज़र नाइमा की तरफ देखा, जो चेहरा झुकाए लान के घास को अपने पाँव के अंगूठे से खरीद रही थी। नाइमा, जो गलती मैंने की है, और उसके लिए अगर मैं 100 बार भी माफ़ी मांगूँ तो कम है, लेकिन गलती इंसान से हो जाती है, और मैं भी तो एक इंसान हूँ। अगर तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं वादा करता हूँ कि सारी ज़िंदगी दोबारा ऐसी गलती ना करूँगा। और शर्जील ने खुले दिल से अपनी गलती तस्लीम करके नाइमा से माफ़ी मांगी। अंकल और आंटी आ जाएं और फिर बैठकर बात करेंगे। और साइमा ने शर्जील से कहा, अगर वो तुम्हारी ज़मानत दे दें और तुम दोबारा ऐसी हरकत ना करोगे तो हमें नाइमा को भेजने में कोई एतराज़ नहीं। और साइमा बहुत दानिशमंद थी, और उसने ये बात महज शर्जील को डराने के लिए कही, और शर्जील का रंग उड़ गया। बाजी, खुदा के लिए मुझे मज़ीद जलील ना करें, और अगर पापा और मम्मा को मालूम हो गया तो मुझे हमेशा के लिए घर से निकाल देंगे। आप तो जानते हैं कि पापा को वो किस कदर सख्त और असूलों के पाबंद हैं। और शर्जील ने बाकायदा हाथ जोड़ दिए। साइमा ने मेरी तरफ देखा और मैंने नाइमा की तरफ, और वो मेरा इशारा समझ कर बोली, फारूक भाई आप मेरे बड़े हैं, और जैसा आपका हुक्म होगा मैं वैसा ही करूँगी। शर्जील, इस बात की क्या ज़मानत है कि कल को तुम दोबारा ऐसी गलती ना करोगे? साइमा ने कहा।
बाजी, जिस कदर शर्मिंदगी मुझे हो रही है, और अगर मैं इस बात पर कादर होता कि अपना दिल आपको खोल कर दिखा सकूं तो ये भी कर देता। लेकिन इस वक्त तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये फारूक भाई इल्म वाले हैं, और अगर ये समझते हैं कि मैं सच कह रहा हूं तो मुझे माफ़ कर दिया जाए। और उसने बड़ी मतानत से कहा, दिल तो तुम अपनी इन मोहतरमा को दिखाना, और हमें तो तुम्हारी बाजी का दिल संभालने में ही खासी मुश्किल पेश आती है, और दूसरा दिल कहाँ देखते फिरें। और मैंने माहौल का तनाव ख़त्म करने के लिए कहा, और मेरी बात पर साइमा ने घूर कर मुझे देखा और फिर हंस पड़ी, और माहौल कुछ खुशगवार हो गया। मैंने उठते हुए साइमा को साथ आने का इशारा किया, और कुछ दूर जाकर मैंने कहा, थोड़ी देर दोनों को तनहा छोड़ दो, और अगर इनका आपस में कंप्रोमाइज़ हो जाता है तो बेहतर है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है फारूक। और उसने मेरी तायद की, और थोड़ी देर लॉन में चहलकदमी करने के बाद हम दोबारा कुर्सियों पर आ बैठे, और नाइमा भीगी आंखें लिए मुस्कुरा रही थी। फारूक भाई, आपने जितना बड़ा एहसान किया है, और मैं चाहूँ भी तो उसका बदला सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। और शर्जील ने मेरा हाथ पकड़कर अकीदत से कहा, उतार सकते हो तो अगर तुम नाइमा को खुश रखो तो मैं समझो कि मेरा एहसान का बदला उतर गया, और मिस नाइमा की आंखों में आइंदा आंसू नहीं देख सकूंगा। और हाँ, उसके साथ ही तुम्हें जुर्माना भी होगा। जान हाजिर है खान साहब। और वो जज्बाती हो रहा था। जान तो तुम संभाल कर रखो अपनी नाइमा के लिए, हमें तो बस आइसक्रीम खिला दो। और मैंने हंस कर कहा, और नाइमा शर्मा कर अंदर भाग गई। बच्चे आइसक्रीम का सुनकर भागते हुए आ गए, और मेरी सास का बस न चलता था कि मुझे अपनी आंखों पर बिठा ले। बहरहाल मज़ीद एक दिन रुक कर हम वापस आ गए। घर आकर साइमा ने सवालों की बौछार कर दी। फारूक, एक बात की समझ में नहीं आई कि उसने मेरी तरफ देखा, और एक छुट्टी बाकी होने की वजह से मैं घर पर था और बच्चे स्कूल जा चुके थे। कौन सी बात? और मैंने उसकी तरफ देख कर कहा, जब आप इतना कुछ जानते थे तो मनहूस पिंडत और उसका उस्ताद कैसे आप पर हावी हो गए? और उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। उस वक़्त मेरे वज़ाइफ अभी मुकम्मल ना हुए थे, और तुम्हें याद होगा कि मैं अक्सर बीमार हो जाता हूँ, और ये सब कुछ उसी वजह से था। लेकिन मैं मजबूर था और किसी को कुछ भी ना बता सकता था, क्योंकि मेरे उस्ताद मेरे सख्ती से ताकीद की थी, अगर किसी को कुछ बताऊंगा और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और तुम जानती हो कि जिस किस्म के हालात हमें इस घर में पेश आ रहे थे, उसकी वजह से बहुत ज़रूरी था कि मैं कुछ इल्म सीख लूँ। मैंने उसे मुतमन करने के लिए फ़ौरन कहानी गढ़ ली, और जिसमें अब मैं काफ़ी तक माहिर होता जा रहा था। लेकिन राधा ने जब हमें तकलीफ़ देना शुरू की थी, और उस वक़्त भी आपने कुछ ना किया, और वो किसी तौर मुतमन होने में ना आ रही थी। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि साइमा हद दर्जा ज़हीन है। कहा तो है कि उस वक़्त मेरा वजीफ़ा मुकम्मल नहीं हुआ था, और उसी वजह से वो हमें सताने के काबिल हुए। और अब देखो कि उसके बाद तो कुछ भी नहीं हुआ ना। और मैंने दलील दी, और उसके बाद साइमा ने उसके बारे में कोई सवाल ना किया, और मैं हस्बे मामूल बैंक जाने लगा। एक हफ्ते तक कोई ख़ास बात ना हुई, और साइमा ने बताया कि नाइमा का फ़ोन आया था और वह शर्जील के साथ बहुत खुश है। मैं हैरान था कि खेडू चोहड़े और सपना के साथ जो कुछ हुआ था, उसके बावजूद कालीदास मंडल से बाहर ना आया, और मैं समझ रहा था कि शायद वह बुरी तरह खौफजदा हो गया है। लेकिन ये मेरी भूल थी। वो खबीस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए मज़ीद जादू सीख रहा था, और जिसका इल्म राधा को भी ना हो सका। और मलंग भी गायब था, और राधा एक दो दिन बाद रात को आ जाती, और हम दुनिया माफिया से बेखबर एक दूसरे में खो जाते। मैं जो कभी एक नमाज कज़ा करना गुनाह कबीरा समझता, अब अक्सर मेरी ज़बान नमाजें कज़ा होने लगी, और सुबह की नमाज तो अक्सर निकल जाती। और जिस रात राधा आती तो सुबह तक हम एक दूसरे के साथ मसरूफ़ रहते, और ऐसे में सुबह नमाज के लिए उठना मुश्किल काम था। और यूँ भी जब इंसान बुरे और बेहयाई के कामों में पड़ जाए तो उसके दिल से नेकी का ख्याल निकल जाता, और गुनाह पर उसके दिल में कोई अफसोस नहीं होता। और मैं जो कुछ राधा के साथ कर रहा था, उस फेल के बारे में इस्लाम में इतनी सख्त सज़ा है कि संगसार किए बिना छूट नहीं। लेकिन मैं राधा के इश्क में अंधा हो चुका था, और साइमा एक दो बार मुझसे इस बात पर नाराज़ हुई कि मैं नमाज़ों की पाबंदी नहीं करता, और मैं डटाई से सुन लेता, लेकिन करता वही जो मेरा दिल चाहता। एक दिन मैं बैंक में हस्बे मामूल अपने काम में मसरूफ़ था कि राधा आ गई, और उसका आना कोई गैर मामूली बात ना थी, बल्कि शायद ही कोई दिन ऐसा होता जब वो ना आती, और उस दिन उसके चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी थी। क्या बात है राधा, और आज तुम कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। मोहन, मुझे कुछ दिन के लिए कहीं जाना होगा, और मुझे तुम्हारी चिंता है कि कहीं तुम्हें कोई कष्ट ना भोगना पड़े।
और कौन मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। मैं हैरान रह गया। तुम कालिदास को भूल गए हो। हाँ राधा, याद आया कि तुमने खेडू और सपना के साथ क्या सलूक किया था, और अक्सर मेरे ज़हन में ये बात आती। लेकिन राधा जब सामने होती तो सवाए इश्क व मोहब्बत के और कुछ ना सूझता। और मेरी सखियों को भोजन मिल गया था। उसने बड़े आराम से कहा। इस बार मैं ध्यान रखा था कि उनके बिन मांस के शरीर किसी को मिल ना जाए, और उसी के रान आन उनको एक गुफा में ले जाया गया था। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम्हें कितने दिनों के लिए जाना होगा? ठीक 4 दिन बाद पूर्णमासी है, और मुझे अगलन पूर्णमासी तक सूर्य देवता का जाप करना होगा। अरे ये क्या होता है? और मैं भी कुछ न समझ सका। अपनी शक्ति को बढ़ाने के कारण मुझे ऐसे जाप करने पड़ते हैं, उसने मुझे समझाया। और क्या तुम हर साल ये जाप वगैरह करती हो? हाँ, हर वर्ष करना जरूरी है। और उसके हसीन चेहरे पर सोच की लकीरें ज़ाहिर हो रही थी कि वो बहुत फिक्रमंद है। फिर क्या मसला है, इस बार भी कर लो। पिछले वर्ष तो बात कुछ और थी और मैंने किसी से मिस नहीं लगाया था, परंतु इस बार मेरा मन नहीं करता कि जाऊं, और परंतु ना गई तो। और वो खामोश होकर कुछ सोचने लगी। यानी कि पूरा 1 माह तुम मुझसे दूर रहोगी, और मैं भी उदास हो गया। हाँ, लेकिन तुम जानती हो कि दुश्मन मेरी ताक में है, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में वो कोई वार कर जाए। मैंने खदशा ज़ाहिर किया। इसी बात की तो चिंता मुझे व्याकुल कर रही है मोहन, और पुरख्याल अंदाज में बोली। और काफ़ी देर हम दोनों अपनी अपनी सोचों में गर्क रहे। खासा संजीदा मसला था, और किसी की तरफ से तो शादी इतनी फिक्र ना होती, लेकिन कालिदास अभी जिंदा था, और उस कमीने से हर किस्म की कभी हरकत की तवक्का की जा सकती थी। और क्या ये जाप तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है? मैंने दोबारा पूछा। हाँ मोहन, और यदि मैं ऐसा ना करूं तो मेरी शक्ति कम हो जाएगी। और जिस तरह खेडू तैयार होकर आया था, और यदि मैंने अपना जाप ना किया होता तो तुम्हारे वास्ते कठिनाइयाँ बढ़ सकती थीं। वो दुष्ट पूरी तैयारी करके आया था, और परंतु वो नहीं जानता था कि उसकी युद्ध राधा से है। और कुछ देर वो खामोश बैठी रही, और फिर सर पर हाथ मारकर बोली, दत्त तेरे की, और मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, और इस समस्या का समाधान है। और उसका चेहरा खुशी से चमकने लगा। वो क्या? मैंने बेताबी से पूछा। मेरी सखियां, और उसके लहजे से इत्मीनान का इज़हार हो रहा था। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जब तक मैं वापस न आ जाऊं और मेरी सखियां तुम्हारी रक्षा करेंगी। और क्या तुम्हारी सहेलियां भी तुम्हारी तरह मुझे नजर आया करेंगी? और मैंने किसी ख्याल के तहत पूछा। नहीं, परंतु जब भी तुम अपने मन में उनका विचार किया करोगे वो तुम्हारी सहायता करने आ जाएंगी। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि कहीं किसी से मन न लगा बैठना। और वो आज हद से ज़्यादा शौक हो रही थी। तुम्हें देखने के बाद किसी और तरफ देखने का होश ही नहीं रहता। और क्या तुम्हारी सहेलियां तुमसे भी खूबसूरत हैं? और मैंने उससे छेड़ा। हाँ, और यूँ तो सारी सुंदर हैं, परंतु बसंती अप्सराओं से भी ज़्यादा सुंदर है। और राधा के लहजे में कोई ऐसी बात थी कि मैं चौंक गया। मोहन, मेरे संग विश्वासघात न करना। और मैंने तुम्हें अपना सब कुछ मान लिया है, और अब मेरे मन में किसी की परछाई भी नहीं आ सकती। और तुम्हारी पत्नी की बात दूजी है, परंतु किसी और का ध्यान भी मन में ना लाना। और वह अज हद संजीदा थी। तुमने ये बात करके मेरा दिल दुखाया है राधा। और क्या मैं तुम्हें इस किस्म का इंसान नज़र आता हूँ कि जिसे देखा उस पर मर मिटा? और याद है कि शुरू में तुमसे भी ज़्यादा लगाव नहीं रखता था। और ये तो पता नहीं कि तुमने मुझ पर क्या जादू किया है, और मैं तुम्हारा ही होकर रह गया हूँ। मैंने खफगी से कहा। भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, नाराज होकर तुम और सुंदर दिखते हो। और वो हंसी, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। परंतु ये जो बसंती है ना, बहुत नटखट है, और उस पर सुंदर भी इतनी कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और इसी कारण हम दोनों के पीछे सारे संसार के साधु पिंडत पुजारी पड़े हुए हैं, और मुझे तो उसी कारण अपनी बंदी बनाना चाहते हैं। और जो मनुष्य मुझे प्राप्त करने में सफल हो जाएगा वो संसार का सभी बलवान मनुष्य बन जाएगा। परंतु बसंती के पीछे केवल उसकी सुंदरता के कारण पड़े हैं। और राधा ने तफसील बताई। और मेरी दिल में यूं ही ख्याल आया कि राधा खुद भी तो बहुत हसीन है, और जब कहीं उस लड़की बसंती की तारीफ कर रही है तो वो क्या भला होगी। अभी देखा नहीं, और ये विचार हैं देखने के बाद क्या होगा। और राधा के लहजे से हसद की बू आ रही थी, और वह हस्बे मामूल मेरे दिल में आई बात जान गई थी। अरे नहीं, मैं तो बस यूं ही सोच रहा था, और मैं खज्जल सा हो गया। मोहन, कल क्या होगा और ये तो केवल देवता ही जानते हैं, परंतु इतना ध्यान रखना कि राधा तुम बिन जी ना पाएगी। और उसने बड़ी हसरत से कहा, और मेरी नज़रों से उजल हो गई। मैंने उसकी हसीन आंखों में मोती चमकते हुए देख लिए थे, और मैं उसे तसल्ली देना चाहता था, लेकिन उसने मौका ही ना दिया और गायब हो गई।
एक दिन मैं बैंक से आया तो सैमा कहने लगी, और कल से बच्चों को स्कूल से छुट्टियां हो रही हैं, और अगर आप भी 2-4 छुट्टियां ले लें तो हम लाहौर हो आएँ। और आजकल काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, तुम लोग चले जाओ और मैं भी 1 हफ्ते बाद आ जाऊंगा और फिर इकट्ठे वापस आ जाएंगे। और ठीक है, और इस तरह बच्चे कुछ देर सैर भी कर लेंगे, साइमा ने कहा। और मैंने दूसरे दिन उन्हें बाई एयर लाहौर भेज दिया और मैं बैंक पहुंचा ही था कि कुछ देर बाद राधा आ गई। उसने बताया कि सारा बंदोबस्त हो गया है और 2 दिन बाद उसे 1 माह के लिए जाना है। प्रेम, और मैं जाने से पहले तुम्हारी रेना तुम्हारी बाहों में बताना चाहती हूँ। और उसकी हसीन आंखों में नशा उतर आया और मेरा दिल भी धड़कने लगा। और रात के हसीन तस्वर ने मेरे रगो वपे में सरूर की लहरें दौड़ा दी। और ठीक है, तुम आ जाना मोहन, और मैं जाने से पहले तुम्हें बसंती से मिलाना चाहती हूँ, और यदि कोई कठिन समय आए तो वो तुम्हारी सहायता कर सके। और वो कहने लगी, और यक बारगी मेरा दिल ज़ोर से धड़का। और मैंने जल्दी से ख्यालात की दूसरी तरफ फेरते हुए उससे पूछा कि तुम कितने बजे आओगी। क्यों, यूँ ही पूछ रहा था, और जिस समय हर रोज़ आया करती हूँ उसी समय ही आऊँगी। और कुछ देर की खामोशी के बाद उसने आंखों से अनोखी सी फरमाइश की, प्रीतम, जिस कोठे में तुम सोते हो उसे बंद कर देना और कुछ समय तुम किसी स्थान पर बता लेना। क्यों, और मैं चौंक गया। इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें समय आने पर बता दूंगी, और तुम्हारी तो हर बात ही एक मुअम्मा होती है। और मैं हंस दिया। और सफ़ेद रंग की साड़ी में वो जन्नत की हूर लग रही थी, और वाकई उसका हुस्न बेमिसाल था। और अभी तक मैंने अपनी ज़िंदगी में इस कदर हसीन औरत ना देखी थी। ऐसे क्या देख रहे हो? और उसकी हसीन आंखों में खुमार उतर आया। तुम बहुत हसीन हो। और तारीफ सुनकर उसका चेहरा गुलाब के फूल की तरह खिल उठा। प्रीतम, और उसी तरह सारा जीवन प्रेम करते रहना। और उसकी आवाज़ बुझल हो गई और कुछ देर की खामोशी के बाद कहने लगी, अच्छा प्रीतम, जाती हूँ और अपने समय पर आ जाऊँगी, और मेरी इच्छा का ध्यान रखना। और जहाँ हमने आज की रहना बितानी है उसे कुछ समय के वास्ते बंद कर देना, भूलना नहीं। और जाते हुए उसने हदायत की, नहीं बोलूँगा। और मैंने कहा, लेकिन मुझे हैरत थी कि ऐसी फरमाइश क्यों कर रही है। और खैर, वक़्त आने पर मालूम हो जाएगा। और मैंने ज़्यादा ना सोचा और अपने काम में मसरूफ़ हो गया। शाम को इमरान मुझे अपने घर ले गया और ज़बरदस्ती खाना खिलाया, और 11:30 बजे मैं घर आ गया। और राधा तकरीबन 12 बजे आया करती थी और मैं उससे पहले पहुंच गया। मैं शिद्दत से राधा का मुंतज़िर था और ख़ुद अपनी हालत पर हैरान भी। और कुछ देर लॉन में टहलता रहा और फिर आकर लाउंज में बैठ गया। बेडरूम उसी तरह बंद था और जैसे साइमा उसे करके गई थी। और वक़्त गुजारने के लिए मैंने टीवी ऑन कर लिया, लेकिन उसमें भी दिल ना लगा। और मेरी हालत उस लड़के जैसी थी जिससे पहली बार उसके महबूब ने मिलने का वादा किया हो और वक़्त काटे ना कट सका था। हर आहट पर यूँ महसूस होता जैसे वो आ गई है। और 2-3 बार मैंने बाहर जाकर भी देखा और फिर खुद ही अपनी हालत पर हंसी आ गई। राधा कोई आम औरत तो थी नहीं, और उसे दरवाजे से आना था, और वो तो जहाँ से चाहती पहुँच सकती थी। और जब बेचैनी से हद से बड़ी थी मैं बाहर निकल आया। और सर्दी अब भी थी, लेकिन उसमें वो शिद्दत ना रही थी। हवा रात को खनक हो जाती और जबकि धूप की वजह से दिन गर्म। और 12 बजे राधा ना आई और नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। और अब मुझ पर झंझलाहट सवार हो गई, कहीं फिर तो कोई मसला नहीं हो गया। और मैं उसी सोच में उलझा रहा। और 2 बजे के करीब तो मैं तकरीबन मायूस होने को था कि मेरा ख्याल था कि वह अब नहीं आएगी। और मैं उसी शशुपान में था कि बेडरूम में जाऊं या ना जाऊं। और अचानक मेरे कान में राधा की आवाज़ आई और मैं उछल पड़ा, प्रेम, और मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। और उसकी आवाज़ से खुमार टपक रहा था। तुम कहाँ हो? और मैंने बेचैनी से पूछा। वही जहाँ मैं तुम्हारे आने से पहले रहती थी, और तुरंत उसी कोठे में चले आओ जहाँ तुम अपनी पत्नी संग सोते हो। और मैं जल्दी से उठा और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। ख्वाबगाह हुजला अजरूसी बनी हुई थी और हर तरफ गुलाब की पत्तियां बिखरी हुई थीं, और जिनकी खुशबू से कमरा बहक रहा था। और नहायत खुशनुमा और खुशबूदार फूलों की लड़ियां बेड के इर्द गिर्द लटकी हुई थीं, और कमरा किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। ये वही कमरा था जिसमें मैं हर रात सोया करता, लेकिन आज इसकी हालत ही बदली हुई थी। और मैं दरवाजे में खड़ा आंखें फाड़े खड़े देखता रहा। और कमरे के बीचों बीच राधा खड़ी हुई थी, और आज वो पहले से कहीं ज़्यादा हसीन नज़र आ रही थी। नरम व नाजुक पंखड़ियों जैसे होंठों पर मलकूती मुस्कुराहट रक्सा थी, और सारे जहां का हुस्न उसके अंदर सिमट आया था। सुर्ख रंग की साड़ी में वो शोला जवाला बनी बाहें फैलाए मेरी मुंतज़िर थी।
आओ प्रेम और मेरी बाहों में समा जाओ। और उसकी खुमार आलूद आवाज़ आई और मैं यूं उसकी तरफ खींचता चला गया जैसे लोहा मकनातीस की तरफ। और मैंने उसे अपनी बाहों में समेट लिया और उसकी सांसें दहक रही थीं और नीम बात आंखों से जैसे शराब बह रही हो, और हम एक दूसरे में गुम हो गए। प्रेम, आज की रहना मुझे इतना प्रेम करो कि मेरी बेअक्ल आत्मा को शांति मिल जाए। और उसकी बहकी हुई सरगोशी मेरे कानों में गूंजी। मेरे पैरों के नीचे गुलाब की नरमो नाजुक पत्तियां बिखरी हुई थीं, बाहों में राधा का रेशमी वजूद। मैं जैसे कोई ख्वाब देख रहा था। प्रेम, और वह खुद को मेरे अंदर जज़ब करते हुए बोली हूँ, और मेरी आवाज़ भी बहकने लगी थी। प्रेम, मन करता है कि तुम्हारे शरीर में समा जाऊं। रोका किसने है? मैंने कहा। और उसके बाद क्या हुआ? और कलम में इतनी ताकत नहीं कि लिख सके, और मेरे पास वो अल्फाज नहीं कि उस रात की रूदात बयान कर सकूं। और बस यूँ समझ ले कि सारी रात की ख्वाबों की वादी में मैं सफ़र जारी रहा। और सुबह दम उसने कहा, प्रेम, मेरा इंतज़ार करना और अगली पूर्णमासी को मैं दोबारा आऊँगी। इतना तवील इंतज़ार, और मैं तड़प कर रह गया और मैं अपने होश हवास में कब था। प्रेम, मैंने तुम्हारी रक्षा का प्रबंध कर दिया है और मेरी सखियाँ हर पाल तुम्हारे संग रहेंगी। और यदि कोई मुश्किल घड़ी आन पड़े तो केवल बसंती को पुकार लेना और वो तुम्हारी सहायता करने आ जाएगी। और फिर मेरी तरफ देखकर बोली, मैं बसंती को तुमसे मिलवाने के कारण बुलाने लगी हूँ। और मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। और राधा ने आंखें बंद करके किसी अजनबी ज़ुबान में कुछ कहा, और थोड़ी देर के बाद जैसे कमरे में चांद निकल आया। अचानक मेरी नज़रों के सामने एक नहायत हसीन ब्लाउज और घाघर पहने हुए नमूदार हुए। और लड़की क्या थी? परी थी। हाँ, वो इतनी ही हसीन थी कि उस पर परियों का गुमान होता। और उसके सामने राधा का हुस्न भी मानद पड़ गया। मैं दंग रह गया और पलक झपकने का होश भी ना रहा था। और वो दोनों हाथ बांध कर पहले राधा के आगे झुकी और फिर मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। प्रणाम महाराज। और जैसे किसी मंदिर में घंटियां बाज उठी और उसकी बड़ी बड़ी हसीन और सहरकार आंखों में मुझे अपनी तरफ खींच रही थी। और मैं हर चीज़ से बेनियाज उसे देखे जा रहा था। इतना ख्याल भी ना रहा कि राधा मुझे देख रही है। और बेख्तियार मेरे हाथ बिल्कुल उसी अंदाज से उठ गए और मेरे मुंह से निकला, प्रणाम देवी। प्याजी रंग की साड़ी में वो काफर अदारुत से भी कहीं ज़्यादा हसीन नजर आ रही थी। और मुझे इस तरह अपनी तरफ देखते पाकर उसके होंठों पर शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई। प्रणाम महाराज। उसने दोनों हाथ जोड़कर मुझे सलाम किया। और मैं जो उसके हुस्न ज़िया पाशियों में खोया हुआ था, बेख्तियार दोनों हाथ जोड़ दिए। और उसकी बड़ी बड़ी हसीन आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं। और राधा ने सच कहा था कि वह हद दर्जा हसीन थी। उसकी आंखों में जैसे सितारे कूट कूट कर भरे हुए थे। और बालों में उसने चंबेली के फूल गूंद रखे थे। हाथों में गजरे और झील सी काजल भरी आंखें गजब डाल रही थी। मुक्त सिर ब्लाउज उसकी जवानी को अपने अंदर समोने में नाकाम हो रहा था। और मेरी आंखों में वराफ्तगी देखकर वह शर्मा गई। और मुझे उसकी ये अदा बहुत भली लगी। और वह धीरे से मुस्कुराई। मोतियों जैसे दांत मेरे दिल पर बिजलियां गिरा रहे थे। और दुनिया जैसे ख़त्म हो गई थी। और उसके सिवा मुझे कुछ भी नजर न आ रहा था। आ गया महाराज। और उसने मेरी दिलचस्पी को लेते हुए मुस्कुराकर पूछा, और मेरे सामने बैठ जाओ। और मुझे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई महसूस हुई। और शाखे गुल की तरह उसका हसीन बदन बल खाकर कुर्सी में समा गया। और उसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखकर मेरा हौसला और बढ़ गया। बसंती, तुम हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहा करो। और जैसे राधा रहती है। और वो बुरी तरह शर्मा गई। यदि और ये तुम्हारी आज्ञा है तो मैं उसका पालन करूंगी। और उसके लहजे से अंदाजा हो रहा था कि वह खुद भी यही चाहती है। बसंती, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, और क्या तुम मेरे सवालों का जवाब दोगी? राधा देवी ने मुझे तुम्हारी हर आज्ञा का पालन करने को कहा है। और फिर ये कैसे हो सकता है कि तुम कुछ कहो और मैं मना कर दूं? और मुस्कुराहट जैसे उसकी शख्सियत का हिस्सा थी। अगर राधा ना कहती तो तुम मेरी बात ना मानती। और मैंने शौकी से पूछा, मेरे बस में हो तो तुम्हारे कारण अपने प्राण भी दे दूं। और उसकी आंखों में हसरत थी। ठीक है, रात को मैं तुम्हें बुलाऊंगा और फिर हम बातें करेंगे। और यदि मुझे आज्ञा दो तो मैं जाऊं? उसने पूछा। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन अगर तुम जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। और मैंने बेदिली से कहा, मन तो मेरा भी नहीं करता महाराज, परंतु मेरा ज़्यादा देर यहाँ ठहरना ठीक नहीं। और उसने दिल की बात कह दी। क्यों ठीक नहीं? और तुम बेरी तुम पर कोई वार कर जाएं और तुम राधा देवी मुझे कभी क्षमा ना करेगी। और वो तुमसे अधिक प्रेम करती है, उसने कहा। और मैं उसके दिल की हालत जान रहा था। और उसकी आंखें पुकार पुकार कह रही थी कि काश मैं उसकी राधा की जगह होती।
कालिदास किसी ऐसे अवसर की ताक में है कि वह पलीत तुम पर वार कर सके, उसने इंकशाफ किया। लेकिन वो तो खुद राधा के खौफ से किसी दायरे में जा छुपा है, मैंने कहा। परंतु इस समय राधा भी मंडल में बैठी है और वो पापी ये बात जानता है, बसंती ने बताया। लेकिन राधा ने तो कहा था कि उसकी गैर मौजूदगी में तुम मेरी हिफाजत करोगी, और क्या कालिदास तुम्हारे होते हुए मुझ पर वार कर सकता है? वो पापी ऐसा नहीं कर सकता, परंतु ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर तुम्हारा जनाना जाना ज़रूरी है तो चली जाओ। और मैंने उसके पेश नज़र कहा कि कहीं कालिदास फिर कोई ऐसी हरकत ना कर बैठे, और वो बड़ी मीठी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। ठीक है, तुम जाओ और रात को मैं तुम्हें बुला लूँगा, आओगी ना? और मैंने उसकी झील सी आंखों में झांका, और जब भी पुकारोगे दासी चरणों में आ जाएगी। और उसकी पंखड़ी से लबों पर बड़ी दिल आवेज मुस्कुराहट आ गई। खड़े होकर उसने दोनों हाथ जोड़कर सलाम किया और गायब हो गई। और इमरान किसी काम से बाहर गया हुआ था, और मोहम्मद शरीफ अब मेरे कमरे में अशद ज़रूरी काम के तहत आता, और वो मुझसे जैसे खफा था। और मैंने भी ज़्यादा परवाह न की, और मैं बिल्कुल ही बदल गया था। 5 बजे छुट्टी करके मैं हस्बे मामूल इमरान के साथ उसके घर चला गया, और खाने के बाद हम काफ़ी देर बैठे बातें करते रहे, और 12 बज गए मुझे चलना चाहिए। अचानक मेरी नज़र क्लाक पर पड़ी तो मैं बुरी तरह चौंक गया, और आज रात मेरा प्रोग्राम बसंती को अपने खिलवत में बुलाने का था। उसके तसव्वुर से ही मेरे बदन में सरूर की लहरें दौड़ने लगी, और घर पहुंचकर मैंने लिबास तब्दील किया और ख्वाबगाह में चला आया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, और गुज़श्ता रात का नशा अभी तक मुझ पर तारी था। बसंती तो राधा से भी ज़्यादा हसीन और जवान थी, और उसका बदन एक क़यामत था। और इसके अलावा मैं बसंती से वो राज जानना चाहता था जिनसे राधा ने आज तक पर्दा न उठाया था। और मैंने बेड पर दराज होकर बसंती को आवाज़ दी, जी महाराज। और दूसरे लम्हे उसके खुमार आलूद मेरी आवाज़ मेरे कानों में आई। बसंती सामने और मैंने बेचैनी से कहा। वो फौरन मेरे सामने ज़ाहिर हो गई, और फूलों के जेवर से सजी बसंती के क़यामत के बदन की मशहूर कुन खुशबू से कमरा महक उठा। मैं बेखुद सा होकर उसे देखता रह गया, और तराशीदा लबों पर बड़ी ही दिल आवेज मुस्कुराहट थी, दावत अमीज मुस्कुराहट जो किसी को भी पागल बना दे। और ऊपरी होंठ पर पसीने के कतरे ऐसी शबनम की मानो चमक रहे थे जिन पर सूरज की रोज पहली किरणें पड़ रही हों, और माथे पर लगा तिलक हीरे की तरह दमक रहा था। और मुझे यूं वराफ्तगी से देखते पाकर उसकी नीमबाज आंखें शराब के प्याले बन गए। बसंती, और मैंने धीरे से कहा, जी महाराज। और उसकी सरगोशी नुमा आवाज़ सुनाई दी, तो मुझे महाराज ना कहा करो। और फिर क्या करूं? वो इठलाई, जैसे राजा मुझे बुलाती है, और तुम भी ऐसे मुझे बुलाया करो। मैंने मुस्कुराकर कहा, हाय राम, वो तो देवी है, और मेरी इतनी मजाल कहाँ कि मैं तुम्हें इस शुभ नाम से पुकारूं, और जिससे राधा देवी पुकारती है। और उसके अंदाज में गड़बड़ाहट के साथ साथ हसरत भी थी। और राधा तुम्हारी क्या लगती है? महाराज क्षमा करना, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं राधा देवी की आज्ञा के बिना नहीं बता सकती, और मेरी आशा है कि तुम मुझे क्षमा कर दोगे। और उसने मिन्नत भरे लहजे में कहा, एक तरफ तो तुम कहती हो कि मेरा हुक्म मानना तुम्हारा फर्ज है, और फिर जब कोई बात पूछता हूं तो कोई ना कोई बहाना बना देती हो। और मैंने किस कदर खफगी से कहा, अच्छा ये बताओ कि क्या तुम राधा की कनीज हो? और मैंने अपना सवाल घुमाकर दूसरे तरीके से किया, और इस बार वो मेरे दाव में आ गई। नहीं, और उसका लहजा तेज हो गया, और वो केवल शक्ति में मुझसे महान है, और मैं उसमें भी मेरी खता है। वो क्या? और तुमने क्या गलती की? और मेरी दिलचस्पी बढ़ गई। जिस तरह आजकल वो सूर्य देवता का जाप कर रही है, उसी तरह वो हर वर्ष अधिक जाप करती रहती है, और कभी चंद्रमा का जाप, कभी किसी देवता का, और कभी किसी देवता का, और उसी कारण देवताओं ने उसे अधिक शक्ति दान कर दी है। और यदि मैं भी ये जाप करती तो आज इतनी शक्तिमान होती जितनी राधा देवी है। और इस बार बड़ी तफसील से जवाब मिला। और फिर तुम उसे देवी क्यों कहती हो? उसी कारण के मुझसे ज़्यादा शक्तिमान है। और उसने बड़े सादा लहजे में बताया, तुम्हारा तल्लुक किस मखलूक से है? और बिल आखिर मैंने बसंती से वो सवाल कर दिया जिसके जवाब से राधा ने अभी तक मुझे महरूम रखा था, और उसकी हसीन आंखों से कश्मकश का अजहार होने लगा। मैं तो समझा था कि तुम भी राधा की तरह मेरी दोस्त हो, लेकिन खैर छोड़ो। असल राधा से मुझे बहुत प्यार करती है, और अगर यही सवाल मैं उससे पूछता तो 1 मिनट सोचे बगैर उसका जवाब दे देती, और हो सकता है कि वह तुमसे ज़्यादा अक्लमंद हो। और मैंने लोहा गर्म देखकर वार किया और साथ ही उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। ये बात नहीं महाराज, और मैं तो केवल इसी कारण ना बता रही थी कि राधा देवी नाराज ना हो जाए, परंतु मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मुझसे नाराज हो। फिर तो तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना चाहिए। और मैंने उसे उकसाया।
उसके चेहरे से कश्मकश का इजहार होने लगा। और भगवान ने हमें अग्नि से बनाया है और तुम्हें मट्टी से, और बिल आखिर उसने कहा। और मेरा अंदाज़ा सही था कि राधा और बसंती का तल्लुक कौम जिन्नात से था, और साइमा की फूफो जमीला और मोहम्मद शरीफ ने भी यही कहा था कि हमारे घर में जिन्नात बसते हैं। हालांकि मुझे पहले से अंदाज़ा था, लेकिन ये जानकर कि उस वक़्त एक जिन्नज़ादी मेरे सामने खड़ी है, मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कुछ भी था, और वह चाहे जाने के काबिल थी, और उसका हुस्न ऐसा ही था कि उसके लिए मुल्कों में जंग हो सकती थी। और इतनी दूर क्यों खड़ी हो, यहाँ मेरे पास। वो ले जाती हुई मेरे पास आ गई, और मैंने उसका नरम और नाजुक हाथ पकड़ लिया, और वह सुर्ख हो गई। आंखों में गुलाबी डोरे तैरने लगे, और सांसों का जीरो बम उसके अंदर के हैजान का पता दे रहा था। और हाथ की हिद्दत से, उसके जज्बात से आगाही हासिल करने के बाद मैंने उसके हाथ को ज़रा सा झटका दिया, और वह मुझ पर आन गिरी। उसकी घटाओं जैसी सुल्फों ने मुझे ढक दिया, और नाजुक वजूद से उठती भीनी भीनी महक ने मेरे होशो हवास छीन लिए, और मेरी बेताबी मज़ीद बढ़ गई, और मुझे खुद पर इख्तियार ना रहा। उसकी सांसें उखड़ने लगीं, और जज्बात की हद से उसका हसीन बदन तप गया, और वह मचल कर मेरी आगोश से निकल गई, और मुझसे कुछ फासले पर खड़ी हाँफने लगी। और मैं एक बार फिर उसकी तरफ बढ़ा। नहीं महाराज, ये ठीक नहीं। और उसने अपनी सांसों पर काबू पाने की नाकाम कोशिश की। क्यों? और राधा देवी ने तुम्हारे शरीर के गिर्द कड़ा फेर रखा है, और जिस कारण तुमसे शरीर का संबंध नहीं हो सकता। और उसने मजबूरी जाहिर की। कुछ भी हो, और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैंने ज़िद्दी लहजे में कहा। और यदि हमने ऐसा किया तो मैं भस्म हो जाऊंगी, और इस मुश्किल का कोई हल निकालो। मैं बेकरार हो गया। इस समस्या का एक ही समाधान है। वो क्या? और मैंने बेताबी से पूछा, और वह मेरी बेचैनी पर मुस्कुरा दी। पहले तुम किसी नारी से अपने शरीर का संबंध जोड़ लो, और उसके बाद हम एक दूसरे से मिल सकती हैं। और उसने हल बताया, और जिसे पता चलता था कि दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है, और अगर मैं उसके तीरे नज़र का शिकार हुआ था तो वो भी मेरी दीवानी हो चुकी थी। ये तो कोई मसला ही नहीं, और मैं साइमा को बुलवा लेता हूँ, मैंने जल्दी से कहा। नहीं महाराज, और पत्नी संग प्रेम करना तो पुण्य का काम है, और उस कारण तो तुम्हें किसी ऐसी कन्या पर बंद करना पड़ेगा जिसके शरीर को पहले किसी पुरुष ने ना छुआ हो, उसने कहा। यानी कोई कुंवारी लड़की? मैंने पूछा। हाँ, और ऐसी लड़की कहाँ से ढूंढी जाएगी? ऐसी कन्या तो है सही। और वह कुछ देर का सोच कर बोली। कौन? और मैंने बेचैनी से पूछा। उसका शुभ नाम सबीन है। और वह शौक नज़रों से मुझे देखने लगी। लेकिन वो कहाँ मान जाएगी? महाराज, तुम इतने सुंदर हो कि कोई भी कन्या तुम्हारे कारण जीवन दान कर सकती है। और उसने बड़ी अपनाइयत से कहा, और आंखों से मस्ती झांक रही थी। और क्या इस सिलसिले में तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ, और मैं उसे यहाँ तक ला सकती हूँ, परंतु उसके बाद तुम्हें सब कुछ तुम्ही को करना होगा। ठीक है, और तुम इसे लेकर आओ, और बाकी मैं देख लूँगा। और मैं बसंती के कुर्ब के लिए पागल हो रहा था। महाराज, आप मुझे आज्ञा दो, और कहीं तुम्हारे बैरी कोई वार ना कर जाए, उसने अंदेशा ज़ाहिर किया। और उस लड़की सबीन को तुम किस वक्त मेरे पास लाओगी? मैंने पूछा। कल दिन को किसी समय। ठीक है, तुम जाओ, और कल ये काम ज़रूर कर लेना, और अब मुझसे मज़ीद सब्र नहीं होता। और मैंने उसके शबाब बदन को देखते हुए कहा, और दूसरे लम्हे वो गायब हो गई। मेरा बस न चल रहा था कि किस तरह रात गुजर जाए, और मैं सबीन को अपने बेडरूम में ले आऊँ। सारी रात मैं जागता रहा, और मुझे यकीन था कि सबीन को एक इशारा ही काफ़ी होगा, क्योंकि उसकी आंखों में मैं अपने लिए पसंदीदगी देख चुका था। दूसरे दिन बैंक पहुंचकर सबसे पहले मैंने इमरान और मोहम्मद शरीफ को बाहर किसी काम से भेज दिया। और ये नहीं कि वे मुझे रोकने पर कादिर थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि उन्हें किसी के बात की भी खबर हो। और एक बेज़मीर इंसान ऐसा ही करता है, उसे खुदा ताला का खौफ नहीं होता, लेकिन इंसानों से वह डरता है। और उन दोनों के जाने के बाद मैंने सबीन को बुलाया, और उससे इधर उधर की बातें करने लगा। वो बहुत बातूनी लड़की थी, और उससे बड़ी बहन माहीन की शादी उसके कज़न से हो चुकी थी। और थोड़ी देर में उसने मुझे सब कुछ बता दिया। मैं सोच रहा था कि उसे किसी तरह घर ले जाऊं, और अचानक मुझे ख्याल आया कि बसंती ने कहा था कि वह इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकती है। और मैंने यूं ही किसी काम से सबीन को बाहर भेजकर बसंती को पुकारा। जी महाराज। और फ़ौरन उसकी आवाज़ आई, तुम्हें अपना वादा याद है ना? हाँ महाराज, तुम आज्ञा दो। ठीक है, लेकिन ये सब कैसे होगा? और मैंने मुतमईन होकर पूछा। तुम्हें उसे अंदर बुलाकर अपने संग जाने का कहो, और वो मना नहीं करेगी। और ठीक है, मैं उसे अभी कहता हूँ। और बसंती की यकीन दहानी के बावजूद मुझे खदशा था कि कहीं वो इनकार ना कर दे। और मैंने चपरासी के जरिए उसे बुलाया, और फिर दो एक बातें करके मैंने कहा,
आओ आज मैं तुम्हें अपना घर दिखाऊं। चले सर। और वो तो जैसे तैयार बैठी थी। तुम बाहर मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूं। और मैंने उसे पेशी नज़र कहा कि स्टाफ को मालूम ना हो सके, और वो मुस्कुराती हुई उठी और बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद मैंने गाड़ी की चाबियां उठाई और बाहर आ गया, और वो बैंक से थोड़ी दूर सड़क के किनारे खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने गाड़ी उसके नज़दीक रोककर अगला दरवाज़ा खोला और वो मुस्कुराती हुई बैठ गई। मैं तेज़ी से ड्राइवर करता हुआ घर पहुंच गया और दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। कच्चा चोर था और उससे पहले कभी ऐसा ना काम किया था, और मैं उसे सीधा बेडरूम में ले आया और वो बगैर किसी एतराज़ के चली आई। और अंदर पहुंचकर मैंने उसे बैठने के लिए कहा, और वो किसी मामूल की तरह मेरा हर हुक्म मान रही थी। मैं चाहता था कि जल्द अज जल्द इस मरहले से गुजर जाऊं, क्योंकि ज़मीर की खलश बढ़ती जा रही थी। और जब वो बेड पर बैठ गई तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया, और जब वो जैसे नींद से जाग गई। पहले तो उसने हैरत से चारों तरफ देखा, और फिर जैसे उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वो बुरी तरह घबराकर खड़ी हो गई। ये मैं कहाँ आ गई हूँ? और उसका रंग जर्द हो गया और उसकी आंखों में हैरत जैसे मनमद हो गई। मैं तो बैंक में थी और फिर यहाँ कैसे आ गई? और उसके मुंह से टूटे फूटे अल्फाज निकलने लगे, और उसका नर्मो नाजुक हाथ अभी तक मेरे हाथ में था। और अचानक उसे एहसास हुआ तो उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया। सर ये क्या कर रहे हैं आप? और वो बदक कर पीछे हट गई, और उसकी हालत उस हरनी जैसी हो गई जिसे शिकारियों ने चारों तरफ घेर लिया हो, और बड़ी बड़ी आंखों से खौफ झांकने लगा। उसने एक नज़र दरवाजे की तरफ देखा, और उसे बंद पाकर उसकी आंखों में आंसू आ गए, और मुझे उसकी तरफ से इतने शदीद रद्द अमल की तवक्का ना थी। मैं तो समझ रहा था कि वो मुझ पर रीझ गई है, लेकिन वो एक शरीफ लड़की थी। हंसमुख और बातूनी ज़रूर थी, लेकिन बद करदार ना थी, और सब कुछ समझ चुकी थी। सर मुझे जाने दें, और आपको खुदा का वास्ता सर, मेरी मंगनी हो चुकी है और अगले माह मेरी शादी है। और वो दोनों हाथ जोड़कर बोली, और मेरा दिल अंदर से लर्ज गया। और उसी लम्हे बसंती की आवाज़ आई, महाराज समय बर्बाद ना करो। और मैं जो सबीन की हालत से बुरी तरह घबरा गया था, हिम्मत करके उठा और दोबारा उसका हाथ पकड़ लिया, और वो रोने लगी। सबीन ये क्या? और तुम खुद ही तो अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो, और फिर ऐसे क्यों कर रही हो? मुझे नहीं मालूम कि मैं यहाँ तक कैसे आ गई। सर प्लीज़ आपको खुदा का वास्ता मुझे जाने दें। और रो रो कर उसकी हिचकियाँ बंद गई, और अभी मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस छोड़ आऊँ, और बसंती की बेचैन आवाज़ सुनाई दी, इससे अच्छा अवसर फिर नहीं मिलेगा महाराज। और यदि इसे तुमने ऐसे ही जाने दिया, और तब ये सब कुछ अपने घर जाकर बता देगी। और बसंती की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब क्या होगा? और अगर इसने घर जाकर बता दिया तो मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहूँगा। और उस सोच ने मुझे लर्जा दिया, और मैं इस कापर बंद कर लूँगी, और ये किसी को कुछ ना बता पाएगी, परंतु इसके लिए तुम्हें इसका बलात्कार करना होगा। और बसंती की बेचैन आवाज़ सुनाई दी। सबीन मलतकी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। और सबीन तुमने मुझे मायूस किया तो मैं समझ रहा था कि तुम तो मुझे पसंद करती हो। और तभी मेरे साथ चली आई, और मैंने मुंह बनाकर कहा, सर मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं सिर्फ आपके साथ इसलिए हंस बोस लेती हूँ कि आपकी शक्ल मेरे बहनों से बहुत मिलती है, और वो मुझे अपनी बहनों से भी ज़्यादा प्यार करते हैं। और आंसू तो उत्तर से उसकी आंखों से बह रहे थे। समय बर्बाद ना करो महाराज, दोबारा ऐसा अवसर ना मिलेगा। और बसंती ने एक बार फिर दखल अंदाजी की, और मैंने दिल में फैसला किया और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। और वो बुरी तरह मचली और मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए जोर लगाने लगी। वो समझ चुकी थी कि इस जानवर की मदद करना बेकार है, और उसने शिद्दत से मज़ाहमत की और अपने बड़े बड़े नोकीले नाखनों से मेरे चेहरे को नोचना चाहा। और चेहरा बचाने की खातिर जैसे ही मैं पीछे हटा, उसने मुझे धक्का दे दिया और बाहर की तरफ लपकी। मैंने किसी बफरे हुए दरिंदे की तरह जरकंद भरी और उसे जा लिया, और उसके नाजुक वजूद को उठाए हुए मैं बेड पर आ गया। उसने एक बार फिर मेरी मिन्नतें करना शुरू कर दी, और मुझे वास्ते दे रही थी, लेकिन मैं तो एक जानवर था, और जानवरों को कहाँ इतनी तमीज़ कि वो किसी की मिन्नतों पर कान धरे। और आज भी जब मुझे वो वक़्त याद आता है तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। मैं उसे किसी कुत्ते की तरह भंबोड़ रहा था, और अब उसके मुंह से सिसकियां निकलने लगी, और बेबसी से उसने अपना चेहरा दोनों हाथों से छिपा लिया, और उसका जिस्म एक बेजान मूरत की तरह मेरे सामने पड़ा था, और जिसे मैं अपने नापाक वजूद से गंदा कर रहा था। और वक़्त गुजरता रहा और वह सिसकती रही, और मैं अपनी हवस पूरी करता रहा। अचानक दरवाज़ा एक धमाके से खुला, और मेरा बुरी तरह मैं उछल पड़ा, और दरवाजे के बीचों बीच मेरा बदतरीन दुश्मन कालीदास खड़ा था। मैं बेख्तियार नीम बेहोश तबीन को छोड़कर खड़ा हो गया,
और उसने मुजमल से अंदाजे से दरवाजे की तरफ देखा और फिर बेसुध हो गई। उसकी दोशीदगी लुट चुकी थी और मैं बेड के पास फितरी लिबास में खड़ा था और कालीदास के होंठों पर बड़ी मैंने खेज मुस्कुराहट थी। और अचानक मुझे बसंती का ख्याल आया। बसंती, और मैंने जोर से आवाज़ दी और कोई जवाब ना आया। बसंती, और मैंने वैसे से उसे दोबारा पुकारा और इस बार भी कमरे में खामोशी छाई रही और कालीदास मुसलमान देहाती के रूप में खड़ा यक टिक मेरी तरफ देख रहा था। और अचानक उसके पीछे मुझे कुछ लोग नजर आए। वो कमरे में घुस आए थे और मैं बुरी तरह बदहवास हो गया और 70 पोशी के लिए मैंने अपने लिबास की तरफ हाथ बढ़ाया तो मुझ पर हकीकत खुली कि मेरा वजूद हस्बे मामूल बेहिस्सो हरकत हो चुका है और कोई 10-12 अफराद कमरे में घुस आए थे। सबसे आगे कालीदास खड़ा था और मेरे हवास मुअत्तल हो चुके थे और किसी बुत की तरह खड़ा आने वालों की तरफ देख रहा था और जिनकी नज़रों में हैरत जैसे मंजमद हो गई थी। वो कभी मेरी तरफ देखते और कभी सबीन की तरफ, जिसका लिबास तार तार हो चुका था। मैं न कहता था कि यहाँ ज़रूर कोई गड़बड़ है और मेरे कानों में कालीदास की आवाज़ आई और अंदर आने वाले अफराद में ज़्यादातर मेरे हमसाए थे और सबसे आगे सामने वाली कोठी में रिहायश पजीर रिटायर्ड DSP उमर हयात जिससे मेरी अच्छी साहब सलामत थी और उसके साथ जमाल साहब जिनका ज़री आलात बनाने का कारखाना था और उनका छोटा बेटा अहद खान का क्लास फेलो था और उनके पीछे तोकीर साहब और उनका बेटा साजिद और देगर अफराद से कुछ को तो मैं बाई फेस जब पहचानता था क्योंकि वो भी इस सड़क पर रहते थे जहां मेरा बंगला था और बाकी अफराद अजनबी थे और वह सब गुमसुम मेरी तरफ देख रहे थे। मैं न कहता था कि मैंने किसी लड़की की चीखों की आवाज़ सुनी है और कालीदास मुकामी ज़बान में उन अफराद से हम कलाम था और एक बुजुर्ग आदमी ने सोफे पर पड़े बेड पोश से सबीन के बेहोश जिस्म को ढक दिया और साजिद ने आगे बढ़कर ज़ोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर रसीद किया और उसके साथ ही मुझे महसूस हुआ जैसे मेरा जिस्म जकड़न से आज़ाद हो गया और मैं उलट कर पीछे जा पड़ा। बेगैरत इंसान, और हम तो तुझे नेक और शरीफ आदमी समझते थे और तू तो बहुत घटिया निकला। और उसके साथ ही चंद और नौजवान आगे आए और मुझे मारना शुरू हो गए। मैं बरहना हालत में कालीन पर पड़ा था और मुझ पर लातों की बारिश शुरू हो गई और बेख्तियार मैंने अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया और मारने वाले कई थे। साजिद उनमें पेश था और लातों और घूंसों की दरबों ने मुझे बेहाल कर दिया। उसे पुलिस के हवाले कर दी और एक आवाज़ मेरे कानों में जा पड़ी, पीछे हट जाओ और बस करो और कहीं बदबख्त मर ही ना जाए। और ये आवाज़ DSP उमर हयात की थी। ऐसे बेहया इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं अंकल, साजिद ने नफरत से कहा और एक ज़ोरदार ठोकर मेरी कंपनी पर रसीद की और उसके साथ ही मैं होश की दुनिया से दूर चला गया। सर पर ज़रब लगी और मैंने मुझे बेहोश कर दिया और जब मुझे होश आया तो मैं सलाखों वाले दरवाजे के पास नंगे फर्श पर पड़ा था और सामने एक संगीन बरादर सिपाही की मौजूदगी ये ज़ाहिर कर रही थी कि मैं थाने की हवालात में हूँ। शऊर में आते ही मैंने अपने जिस्म की तरफ देखा और एक धोती बंदी थी और ऊपरी जिस्म नंगा था और मुझे चक्कर आ रहे थे। दाएं आँख सूज कर कुपा हो चुकी थी और जिसमें सोजिश के साथ दर्द हो रहा था और मैंने वाहद आँख से देखा। कमरे में मेरे अलावा कोई न था और सब कुछ एक बेहाना ख्वाब की तरह लग रहा था। मैं सबीन को रोंदने में मसरूफ था और कालीदास कुछ लोगों के साथ अंदर आ गया और हालांकि बेडरूम का दरवाज़ा अंदर से लॉक था लेकिन उसके लिए उसे खोलना क्या मुश्किल था और वह मौका की तलाश में था और आज उसे मैंने वो मौका फराहम कर दिया और उसने मुझसे अच्छा बदला लिया था। काश बेहोशी ही में मैं उस दुनिया से जहन्नम की तरफ चला जाता और काश लोगों ने मुझे मौका पर ही मार दिया होता। और मैंने चकराते ज़हन के साथ सोचा और आंखों के सामने वो भयानक मंजर दोबारा उभर आया। आसपास रहने वाले लोगों की आंखों में शदीद हैरत थी और क्यों ना होती, और वह कभी मर कर भी यकीन न कर सकते थे कि मेरे जैसा इंसान इस तरह की कभी हरकत कर सकता है। और मेरी शोहरत अपने इलाके में बहुत अच्छी थी। उस पर सैमा के घर में आने वाली खवातीन को नमाज पढ़ने की तलकीन करती और उनके साथ नहायत अखलाक से पेश आती। उसके अलावा बच्चियों को वो कुरान पाक भी पढ़ाती और सैमा ने खुद कभी उस मामले पर मेरे साथ तफसील से बात ना की थी और मैं पूछता भी तो कहती, फारूक, हर मुसलमान का फ़र्ज है कि वह अपने मिलने जुलने वालों को दीन की तबलीग करे और मैं इस काम की तशहीर इसलिए नहीं करती कि कहीं रियाकारी ना हो जाए। और किस कदर अजीम और नेक थी मेरी बीवी और मैं, और मुझे अपने वजूद से घिन आने लगी और दिल चाहा कि मैं खुदकुशी कर लूँ।
लोगों ने इस शिद्दत से मुझे मारा था कि मेरा जिस्म लहूलुहान हो गया, और अगर डीएसपी उमर हयात उनको ना रोकता तो वो शायद मुझे मार कर ही दम लेते, और काश कि वो उन लोगों में शामिल ना होता। एक तरफ पड़े पड़े मेरा जिस्म छल हो चुका था और मैंने अपने जिस्म को हिलाया तो बेख्तियार मेरे मुंह से कराह निकल गई। सारा जिस्म जख्मों से चूर था और आंख की तकलीफ अलग मारे डाल रही थी और मुंह का जायका नमकीन हो रहा था। दाएं जबड़े में सख्त दर्द और काली दास से मुझसे क्या खूब इंतकाम लिया था, और वह ताक में था कि मुझे यकीन था कि लोगों को भी वही इकट्ठा करके लाया था। सबीन चीखी जरूर थी, लेकिन मंगला इतना बड़ा था कि उसकी एक दो चीखें किसी तरह बाहर सड़क पर नहीं सुनी जा सकती थी, और ये कारस्तानी उस मनहूस काली दास की थी। मुझे हैरत इस बात पर थी कि बसंती मेरी मदद करने क्यों नहीं आई, और मैंने कई बार उसे पुकारा, और हो सकता है कि कालीदास ने उसे किसी तरह बेबस कर दिया हो। और एक बार जब राधा जाप में मसरूफ थी तो उस कमीने ने मुझे घेर कर अपने बदला लेने का बंदोबस्त कर लिया था। लेकिन उस दिन बला हो मलंग का, और उसने मेरी मदद की थी, और तब मैं बेकसूर था। जबकि आज तो मैंने वो जुर्म किया था जिसकी दुनिया और आखिरत में बदतरीन सजा मुकर्रर की गई है, और काश लोग मुझे मौका पर ही संसार कर देते। मैं इलाहिले इलाका की नजरों से गिर गया, और जब साइमा को मालूम होगा तो वो क्या सोचेगी, और क्या वो जिंदा रह पाएगी, और मैंने उसके एतमाद को धोखा दिया था। ऊँघता हुआ सिपाही अचानक खड़ा हो गया और मुझे किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मैंने अकड़ौती आंख खोल कर देखा तो बुरी तरह लर्ज गया। एक सिपाही के साथ दो आदमी सलाखों वाले दरवाजे के करीब पहुंच गए, और एक के हाथ में कैमरा था और दूसरे के हाथ में छोटी सी डायरी और पेन। वो किसी अखबार के रिपोर्टर थे, और मैंने उनको देखकर चेहरा छुपा लिया। जानता था कि वे मेरी तस्वीर बनाने आए हैं, और उन्हें अपने अखबार के लिए एक दिलचस्प स्टोरी मिल गई थी। एक मारूफ बैंक के मैनेजर ने अपनी मातहत लड़की की इज्जत लूट ली। जो रही सही इज्जत रह गई थी उसका भी जनाजा निकलने वाला था, और अगर ये खबर अखबार में आ जाती तो क्या मैं मुआशरे में किसी को मुंह दिखाने के काबिल रह जाता। और जल्दी से मैं तकरीबन ऊंधा हो गया, और कमरे की फ्लैश चमकी, और मैंने जिस हद तक खुद को कैमरे से बचा सकता था मैंने कोशिश की, और उनके साथ आने वाले सिपाही ने एक गंदी सी गाली देकर मुझे मुंह ऊपर करने को कहा। और हामिद जिस वक्त उस मासूम के साथ मुंह काला कर रहा था उस वक्त मुझे शर्म ना आई, और अब तो मुंह छुपा रहा है और मुंह ऊपर था, और वो एक और गाली देकर कड़क कर बोला। लेकिन मैं उसकी बात कैसे मान सकता था, और शिद्दत से राधा का मुंतजर था। अब इस मामले को वही सुलझा सकती थी, और काश कि वो आ जाए। और अचानक मुझे राधा की बात याद आ गई, और उसने कहा था, अगर बात बसंती के बाहर से बाहर हो जाए तो तुम इस तरह मुझे पुकारना और मैं आ जाऊंगी, और देवताओं के कारण मेरी सहायता करो। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता था कि यह सरी शिरक है, लेकिन उस वक्त इज्जत बचाने के लिए इसके सिवा कोई चारा न था। शैतान ने मुझ पर इस कदर गलबा पा लिया था, और मुझे यह ख्याल तक न आया कि अगर मैं सच्चे दिल से अल्लाह ताला को पुकार लूं, जो शहर रग से भी करीब है, तो वो मेरी मदद जरूर करेगा। बेशक मैंने एक कबीरा गुनाह किया था, लेकिन वो तो गफूर रहीम है, अपने बंदों की खताएं माफ कर देता है, और यही उसकी शान करीमी है। लेकिन मुझे फासिक को यह ख्याल न आया, बल्कि मैं शैतान के उस चेली को पुकारना चाहता था जिसकी वजह से मुझे आज ये दिन देखना पड़ा था। दरवाज़ा खोल, और मैं अभी इस बेशरम की शर्म उतारता हूँ, और कैसे छुपने की कोशिश कर रहा है हरामजादा, और तुम्हारे करतूत जानकर तो हमें शर्म आ रही है। और जो सिपाही सहाफियों के साथ आया था उसने गर्ज कर सामने बैठे सिपाही से कहा। अब लम्हों की बात रह गई थी, और उसके बाद अगर मैं चाहता भी तो दुनिया वालों की जुबान ना रोक सकता था। सिर्फ एक धोती में हवालात के फर्श पर ऊंधा पड़ा था, और कोई लम्हा जाता था कि दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाते, और फिर मैं किसी तरह भी उनके सामने मज़ाहमत ना कर सकता। राधा, तुम्हें देवताओं का वास्ता, मेरे पास आ जाओ। और बेअख्तियार मेरे मुंह से निकला, और आने वालों में से एक की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, और ये यकीनन फोटोग्राफर था। छोड़े भट्टी साहब, अगर ये तस्वीर नहीं बनवाना चाहता तो कोई बात नहीं, आए चलते हैं। और मुझे अपने कानों पर यकीन न आया कि वाकई उसने वही कुछ कहा है जो मैं सुन रहा हूँ। मुराद, ये तुम क्या कह रहे हो, और कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? और दूसरे की हैरतज़दा आवाज़ सुनाई दी, और साथ ही सिपाही जिसने दरवाज़ा खोलने के लिए कहा था कि आवाज़ आई, इसकी क्या मजाल है कि यह तस्वीर ना बनाए और मैं इसकी। उसने एक नाकाबिल अशाद कसम की गाली देकर कहा, ना कर दूंगा, और जब मैं कह रहा हूं कि उसकी ज़रूरत नहीं तो बस बात ख़त्म। और फोटोग्राफर झंझला गया। जानते हो एडिटर तुम्हारा क्या हाल करेगा, और ये उसका साथी था।
मैं उनकी शक्लें तो नहीं देख सकता था, हाँ आवाज़ों से अंदाज़ा लगा रहा था। तो मेरा बाप ना बन और मैं खुद एडिटर को जवाब दे लूंगा। और फोटोग्राफर ने इस बार तलख लहजे में जवाब दिया और साथ आने वाला सिपाही खामोश खड़ा उनकी बहस सुन रहा था। बच्चों 1 मिनट, मैं एडिटर तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। और साथी ने उसे डराया। मैंने कहा ना, तू मेरा बाप ना बन साले, और मैं खुद देख लूंगा और एडिटर को भी। और फोटोग्राफर चीख उठा, तू मेरा मातहत है और मेरी बात कैसे नहीं मानेगा। और उसका साथी भी गुस्से में आ गया और उसके फौरन बाद धमाके से किसी चीज के जमीन पर गिरने की आवाज आई और ये लोग खिंचवाले तस्वीर। और मैंने चौंक कर देखा, फोटोग्राफर ने कैमरा जमीन पर मारकर तोड़ दिया और सब हक्का बक्का खड़े उसे देख रहे थे। उसने उसी पर बस ना किया बल्कि अपने साथी के मुंह पर एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। और सिपाही आगे बढ़ा तो उसने उसके साथ भी वही सलूक किया और मुक्का खाकर सिपाही पीछे की तरफ उलट गया। संगीन बरादर सिपाही ने फौरन फोटोग्राफर पर गन तान ली और लेकिन वो तो जैसे पागल हो चुका था। बंदूक की परवाह किए बगैर वो उस सिपाही के साथ उलझ पड़ा और मैं सब कुछ भूल कर उसे देखने लगा। वो काले रंग का और दोहरे बदन का 25-26 साल शख्स बड़ा दलेर वाकया हुआ और मुक्का खाने वाला सिपाही गालियां बकता हुआ उठा और फोटोग्राफर से लिपट गया। थोड़ी देर में अच्छा खासा हंगामा हो गया और फोटोग्राफर बड़ी बेजिगरी से तीनों के साथ लड़ रहा था। और हैरत की बात यह थी कि वकीला उन पर भारी था। उसने थोड़ी ही देर में उन तीनों को लहूलुहान कर दिया और शोर सुनकर चंद और सिपाही भाग आए और आकर उसे काबू करके ले गए। मैं हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन वक्ती तौर पर ही सही ये मुसीबत टल गई थी। और अगर मेरी तस्वीर अखबार में छप जाती तो, और ये ख्याल ही मेरे लिए सुहाने रूह था। कुछ रोज कबल शर्जील ने सपना नामी लड़की को अपने बेडरूम में सिर्फ बुलाया था और उस पर भी हम सब ने उसकी क्या हालत की थी। और खेड़ी चोहड़े और सपना का हशर देखकर आंटी मेरा बहुत ज्यादा एहतराम करने लगी थी। अब पुलिस से जान छुड़ाने का मसला था और उन्हें कुछ न कुछ दे दिलाकर जान छुड़ाई जा सकती थी। और मैंने बाहर की तरफ देखा, सामने कोई भी न था। मैंने सलाखों के साथ सर मिलाकर बाहर देखने की कोशिश की और मुझे एक सिपाही नजर आया। मैं चाहता था कि उसके जरिए इमरान को बुलवाऊं और उन खबीसों से जान छुड़ाकर बाहर निकलूं। जो कुछ कालीदास ने मेरे साथ किया था, और अगर वह मेरे हाथ आ जाता तो हो सकता था कि मैं अंजाम की परवाह किए बगैर उसे जान से मार देता। लेकिन क्या मैं उसकी पुरस्कार कुव्वतों का मुकाबला कर सकता था? और मेरी अब तक की जीत से राधा और मलंग की मदद शामिल रही थी। लेकिन मैं खुद क्या था, और क्या मैं उस शैतान की गंदी जादुई कुव्वतों के बावजूद उसे ज़हर कर सकता था? और यह सवाल बार बार मेरे ज़हन में चकरा रहा था। चोटें ठंडी होने के बाद मजीद अजियत का बायस बन गई और कभी सोचा भी ना था कि इस किस्म के हालात का सामना करना पड़ेगा। और सब कुछ उस मनहूस बसंती की वजह से हुआ था। और नहीं, यूँ कहना चाहिए कि इन हालात के पीछे मेरी हवस कार फरमा थी। बसंती के हुस्न ने मेरी आंखों पर पट्टी बांधी और मैं बुले बरे की तमीज खो बैठा। और काश मैंने उस बदबख्त की बात ना मानी होती, लेकिन वो बदबख्त वो नहीं, मैं खुद था। और हसीन और वफाशार बीवी के होते हुए मैं किन रास्तों पर चल पड़ा था। जिस्म के साथ साथ मेरा जहन भी दर्द करने लगा और मैं शिद्दत से किसी सिपाही का मुंतज़िर था जिसके जरिए इमरान को बुलवा सकूं। और प्यास की शिद्दत से मेरे हल्क में कांटे चुभ रहे थे, गला खुश्क हो रहा था और 2 घूंट पानी के लिए मैं तरस रहा था। कुछ देर के बाद एक सिपाही टहलता हुआ कमरे की जानब आया। भाई 2 घूंट पानी पिला दो। और मेरा दिल डूब रहा है। मैंने उसे मुखातब किया, बेटा अभी साहब तुझे ठंडा शरबत पिलाता है, फिक्र ना कर। और उसके होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी। भाई तुझे खुदा का वास्ता मेरी बात सुन लो। उसे जाता देखकर मैंने मिन्नत की और वह रुक कर मेरी तरफ देखने लगा। अगर तुम एक छोटा सा पैगाम एक शख्स तक पहुंचा दो तो मैं तुम्हें 1000 रुपया दे दूंगा। और मैंने उसे लालच दिया। कौन सी जेब में रखे हैं 1000 रुपये? और वो मेरे नीम बरहना जिस्म को देखते हुए तमस्कर से बोला, मैं तुम्हें जिस शख्स के पास भेजना चाहता हूँ वो तुम्हें 1000 रुपया दे देगा। और मेरी बात पर यकीन करो, मैंने बेचारगी से कहा। वो सोच में पड़ गया और उसके महीने भर की 700-800 से ज्यादा तनख्वाह न थी। उन दिनों को 1000 रुपये की काफ़ी अहमियत थी। और मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी एक पैगाम उस तक पहुँचा दो तो वो उसी वक्त तुम्हें पैसे देगा। और मैंने अपनी बात पर जोर देकर कहा, बता कहाँ जाना है, लेकिन एक बात सुन ले, मैं पहले उससे पैसे लूँगा और फिर तेरा पैगाम दूंगा। और दूसरा ये कि उसने रकम ना दी तो आज रात जिन सिपाहियों ने तेरी खिदमत करनी है और उनमें सबसे आगे मैं हूँगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। जब तुम उसे बताओगे कि वो फौरन तुम्हें पैसे दे देगा। और मैंने उसकी मिन्नत की, शक्ल से तो तू पढ़ा लिखा लगता है, और फिर तूने ऐसी हरकत क्यों की? और मुझे गहरी नजरों से देख कर बोला,
मैंने कुछ नहीं किया और ये सब मेरे दुश्मनों की साजिश है। मैंने जल्दी से कहा। हाँ, तू पोजीशन लीडर है ना, इसलिए तेरे खिलाफ साजिश की गई है। उसने तर्ज किया और मुझे उससे काम था, इसलिए उसकी बात सब्र से बर्दाश्त कर गया। मैं तुम्हारा ये एहसान सारी जिंदगी ना भूलूंगा मेरे भाई, और मेरा इतना सा काम कर दो। और मेरी आवाज़ भर्रा गई और वो कुछ देर मुझे देखता रहा और फिर हंसकर बोला, ओए तू तो जनानियों की तरह रोने लगा और अभी से तेरी ये हालत है, और अभी तो तू तुझे कुछ कहा ही नहीं, और रात को साहब तेरा जो हशर करने वाला है उसका तो तुझे पता ही नहीं। जल्दी से बचा, कहाँ जाना है और क्या पैगाम देना चाहता है तू अपने भाई को? और वो तेज लहजे में बोला। मैंने उसे बैंक का नाम और एड्रेस समझाकर बताया, और वहाँ एक साहब होंगे इमरान महमूद, उन्हें बाहर बुलाकर कहना, और वो अभी मुझे थाने आकर मिले, और अलहदगी में बात करना, और सबके सामने नहीं। अबे माँ की कसम, तू क्या समझता है कि किसी को कुछ मालूम नहीं, और सारे शहर में तेरी करतूतों का चर्चा हो रहा है और मुझे राजो न्याज का मशवरा दे रहा है। उसने एक और गाली मेरी तरफ लटकाई और उसकी बात सुनकर मैं दंग रह गया, और उसके जाने के बाद मैं काफ़ी देर तक उसी उलझन में मुब्तला रहा कि इतनी जल्दी ये खबर कैसे फैल गई। क्योंकि फोटोग्राफर जो मेरी तस्वीरें बनाने आया था उसने कैमरा ज़मीन पर मार कर तोड़ दिया था, और मेरे जहन में कालीदास का नाम उभर आया। यकीनन ये उसी हराम के नुतफ़े की कारस्तानी होगी, और अपने पुरअसरार कुव्वतों से काम लेकर उसी ने बात फैलाई होगी। अब क्या होगा? और मैं सख्त परेशान हो गया। मेरा ख्याल था कि इमरान आएगा तो मैं उससे कहूँगा और थाने वालों को उनकी मुंह मांगी कीमत देकर मेरी जान छुड़ाए, और मैंने सोचा था कि सब कुछ खेडू चोहरे और सपना पर डाल दूंगा, और मुझे यकीन था कि मेरे घर वाले मुझ पर अंधा एतमाद करते हैं, और साइमा भी तो कभी मर कर भी यकीन न कर सकती थी कि मैं इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता हूँ। और उस वक्त मुझे कुछ मालूम ना था कि बाहर क्या कुछ हो चुका है, और सिपाही की बात पर मैं चौंका जरूर था।